बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल डाटा की बात की कि डाटा जो है वो इनपुट आउटपुट एग्जाम्पल हैं। उसकी फिर रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल ली मैंने कि क्या चीज़ हम कॉन्सेप्ट को लर्न करना चाह रहे हैं। फिर हमने डिफरेंट रियल वर्ल्ड की टास्क जो थी उसके लिए इनपुट आउटपुट एट्रीब्यूट वैल्यूज़ क्या होंगी, आउटपुट वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होंगी, और हम क्या चीज़ जो है हमारा ऑब्जेक्टिव जो है गोल जो है वो क्या है, हमने एग्जाम्पल की वजह से देखा। फिर मैंने आपको लास्ट में टास्क दी कि इन टास्क को आपने आराम से बैठ के सोच समझ के करें। पहले तो इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें नेट से कि क्या क्या है टास्क हैं, इनके अंदर क्या कुछ होता है, ताकि आपको फील्ड की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो सके। फिर इनपुट क्या होगी और आउटपुट जो है वो क्या होगी, सारी की सारी चीज़ें जो हैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने करनी होंगी। आज जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपनी मशीन लर्निंग की फील्ड के अंदर, डाटा साइंसेस की कोर्स के अंदर। आज हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग की कितनी टाइप्स हैं। हम टाइप्स पे जाने से पहले अगर हम डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाए कि डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। डाटा जो है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को हम नाम देते हैं, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब डाटा जो है तीन तरह का होता है, तीन तरह की डाटा होता है: स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डाटा। हमने लास्ट में लेक्चर के अंदर हमने सारे के सारे टाइप जो हैं उसकी पढ़ी। स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, और सेमी स्ट्रक्चर जो है ये हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखेंगे। स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है? डाटा इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस और मैनिपुलेटेड इन अ ट्रेडिशनल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हमारा डाटा ऐसा हो कि हर एक की एट्रीब्यूट जो सेम हो इनपुट आउटपुट की, और उसे हम उनके अंदर एक पैटर्न हो और उसे हम डाटाबेस के अंदर स्टोर कर सके, तो उसे हम स्ट्रक्चर डाटा का नाम देंगे। दूसरा है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, डाटा दैट इज कॉमनली जनरेटेड फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड डज नॉट फिट इनटू अ स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस फॉर्मेट। इसके अंदर जिस तरह हमने कमेंट्स देखे थे वो वेरिएबल टाइप के थे, ऐसा डाटा जो है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, इसमें कुछ डाटा जो है हमारे पास स्ट्रक्चर हो और कुछ अनस्ट्रक्चर हो, तो ऐसे डाटे को हम स्ट्रक्चर डाटा की बात करेंगे, सॉरी स्ट्रक्चर डाटा, सेमी स्ट्रक्चर डाटा का नाम देंगे। अब हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा स्ट्रक्चर डाटा जो है इस कोर्स के अंदर है, ताकि हम एक बेसिक से आसानी से शुरू करते हुए एडवांस फील्ड की तरफ हम मूव करें। डाटा जो है वो चार टाइप से उसकी फॉर्म्स हैं डाटा की। टेक्सचुअल डाटा भी हो सकता है, जैसे कि आप विकिपीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, या इमेजेस की फॉर्म में फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, या वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, या ऑडियो की फॉर्म में। अब अगर उस डाटा को हम प्रोसेस कर दें ताकि उससे कोई यूज़फुल चीज़ें जो हैं हम उससे डिटेक्ट निकाल सकें, तो उसे हम इंफॉर्मेशन का नाम लेते हैं। प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज़ नोन एज अ इंफॉर्मेशन। अब डाटा का भी पता चल गया, हमने डाटा की टाइप्स भी पढ़ ली, ठीक है। अब हम डाटा एनोटेशंस की बात करते हैं, जो इस कोर्स का एक अगेन से बड़ा एक अहम इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है। डाटा एनोटेशंस क्या होता है? डाटा एनोटेशंस को हम डाटा लेबलिंग भी कहते हैं या डाटा टैगिंग कहते हैं, ठीक है। ये है क्या? ये एक प्रोसेस है लेबल करना डाटा को, टेक्स्ट को, ठीक है, ताकि ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को के लिए यूज़ किया जा सके। इसको हम डाटा एनोटेशन कहते हैं, सही। इज अ प्रोसेस ऑफ लेबलिंग डाटा टू मेक इट यूजेबल फॉर मशीन लर्निंग टास्क, मशीन लर्निंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये करता कौन है? लेबलिंग जो है वो कौन परफॉर्म करता है? वो एनोटेटर्स करते हैं, डाटा एनोटेटर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं इसकी, ठीक है। डोमेन एक्सपर्ट जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, सही। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन जो उसको करेगा, टैग करेगा, उसको एनोटेट करेगा, लेबल करेगा, उसको एनोटेटर्स कहेंगे या टैगर्स कहेंगे या रेटर्स का नाम देंगे, सही। यूजली हम मशीन लर्निंग के अंदर डाटा जो है वो मैन्युअली जो है वो ह्यूमन की वजह से ह्यूमन जो है वो एनोटेट करता है उसे। मगर अब यहाँ पे अगर इंसान जो है डाटा को लेबल कर रहा है, उसको एनोटेट कर रहा है, तो जाहिर है उसके लिए एफ़र्ट चाहिए, बोरिंग काम है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, कॉस्टली है, और एफ़र्ट जो है वो चाहिए, ठीक है। बाज़ दफ़ा तो कई 7,000 यूजर्स जो हैं, एनोटेटर्स जो हैं, उन्हें चाहिए होती है डाटा को
टैग करने के लिए जब हमारे पास डाटा जो है काफ़ी बड़ा हो। अब डाटा एनोटेशन क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने बताया कि प्रोसेस ऑफ लेबलिंग का डाटा, रा डाटा। अब ये रा डाटा दिया हुआ जो हमने कमेंट्स पीछे भी पढ़े हैं हमने। अब इसके अंदर 3 कमेंट्स हैं हमारे पास। iPhone 7 is a good mobile. Second में battery of this phone is bad. And the third comment is I am using an iPhone 7. सही। डाटा एनोटेशन अब किस टास्क के लिए हम कर रहे हैं, हम इस सेंटीमेंट एनालिसिस की टास्क के लिए कर रहे हैं एनोटेशन। ठीक है, जो ही टास्क बदलेगी उसकी एनोटेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे कमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, 3 कमेंट हैं और उनके सेंटीमेंट जो है वो लिखो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। सही। अब डाटा एनोटेशन है जेंडर आइडेंटिफिकेशन की टास्क के लिए। कमेंट्स वही हैं हमारे पास मगर टास्क बदलने के साथ साथ उसकी एनोटेशन जो है वो डिफरेंट हो गई। अब मुझे बता दिया कि ये मेल ने लिखे हुए हैं, ये भी मेल ने लिखा हुआ, सेकंड कमेंट, थर्ड कमेंट जो है वो फीमेल ने लिखा हुआ। सही। अब ये है डाटा हमारे पास इमेज की फॉर्म में डाटा आ गया। इमेज के अंदर पहला 3 है डाटा हमारे पास। पहले में हमने एनोटेट कर दिया जेंडर आइडेंटिफिकेशन के अंदर मेल है, सेकंड जो है वो फीमेल कर दिया और थर्ड जो है वो मेल कर दिया। अब डाटा की टास्क बदल गई। अब वो है इमोशन एनालिसिस क्या है। अब पहला में जो बताना है कि वो एंग्री है, सेकंड के अंदर वो हैप्पी मूड में है और थर्ड के अंदर वो सरप्राइज में। ये सारी की सारी हम एनोटेशन कर रहे हैं। अब थर्ड के अंदर उसकी एज आइडेंटिफिकेशन जो है वो बताएंगे हम। पहले के अंदर हमने बता दिया कि उसकी एज जो है 31 से 60 ईयर में लाइक कर रही है, सेकंड वाली के अंदर 90 से 30 वाली फीमेल की, और थर्ड के अंदर 10 से 18 तक ये जो है इस एज के अंदर वो मेल जो है वो लाइक कर रहा है। डाटा एंड एनोटेशन। डाटा जो है मेनली अवेलेबल होता है अनएनोटेटेड डाटा होता है। डाटा की अब एनोटेशन की बात करें, डाटा अनएनोटेटेड भी हो सकता है, एनोटेटेड डाटा भी हो सकता है और सेमी एनोटेटेड डाटा जो है वो भी हो सकता है। अब अनएनोटेटेड डाटा की बात करें, अनएनोटेटेड डाटा के अंदर आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। जैसे मैंने आपको ये अभी जेंडर इसकी डाटा जो था ये मैंने दिया, इसके अंदर रा डाटा के अंदर कोई आउटपुट एसोसिएट नहीं है, तो इसका मतलब है कि अनएनोटेटेड डाटा है। फिर हमने इसके ऊपर एनोटेशन जो है वो फॉर्म की। यही काम जो है इसके अंदर है। तीनों के अंदर आउटपुट जो है ना कमेंट 1 के अंदर है, ना कमेंट 2 के अंदर है, ना कमेंट 3 के अंदर है। एनोटेटेड डाटा क्या होता है? ऐसा डाटा जिसके अंदर आउटपुट जो है वो एसोसिएटेड हो जाए तो उसको हम कहते हैं हमारा एनोटेटेड डाटा। जैसे इसके अंदर पहले के अंदर बता दिया कि मेल है, फिर मेल है, अब इसके साथ आउटपुट लेवल जो है जब असाइन कर दिए हैं तो वो आपका डाटा एनोटेटेड डाटा है हमारे पास। थर्ड है सेमी एनोटेटेड। कुछ डाटा हमारे पास एनोटेटेड होगा, उसके आउटपुट लेवल जो है वो असाइन कर दिए, जैसे फर्स्ट कमेंट के अंदर, सेकंड के अंदर हमें कुछ नहीं पता, वो हमने ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिए। थर्ड के अंदर बता देगा कि कमेंट जो है फीमेल लिखा। अब ये डाटा की सेमी एनोटेटेड टाइप है। कुछ डाटा जो है लेबल्ड है और कुछ जो है वो अनलेबल्ड डाटा है, दैट्स नोन एज सेमी एनोटेटेड डाटा। बैलेंस डाटा वर्सेस अनबैलेंस डाटा जो है वो क्या होता है? जब भी आपने मशीन को लर्न करवाना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका डाटा जो है वो बैलेंस्ड हो। अब बैलेंस डाटा जो है वो क्या होता है? अब बैलेंस डाटा की फॉर ईच क्लास द डाटा सेट मस्ट कंटेन द सेम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। जैसे हम जेंडर आइडेंटिफिकेशन की बात की थी तो उसके अंदर डाटा जो है वो अगर मेल है, मेल के 5 इमेजेस हैं तो फीमेल के भी 5 होने चाहिए। सही। तो ये डाटा जो है बैलेंस्ड होगा। अगर हमारे पास कमेंट्स हैं, अगर उनके पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हमने पोलैरिटी लिखी थी तो वो अगर 3-3 हैं तो सब के सब पॉजिटिव भी 3 कमेंट्स होने चाहिए, नेगेटिव भी 3 होने चाहिए और न्यूट्रल जो है वो भी 3 होने चाहिए। तो इस डाटा को हम बैलेंस डाटा का नाम देंगे। सही। बैलेंस डाटा वर्सेस अनबैलेंस डाटा। जेंडर आइडेंटिफिकेशन की टास्क की बात करते हैं। 2 क्लासेस हैं हमारे पास इसके अंदर,
जब 2 क्लासेस हों तो उसे हम बाइनरी क्लासेस का नाम देते हैं, ठीक है। बाइनरी का मतलब ट्रू बाई, मेल है या फीमेल है, डाटा सेट है। अब डाटा सेट क्या होता है, यहाँ पे एक नई टर्म जो है मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मशीन लर्निंग के अंदर, डाटा साइंस के अंदर, वो है जी डाटा सेट। डाटा सेट जो है वो आपके जब मल्टीपल एग्जाम्पल या इंस्टेंसेस को मिला लिया जाए तो उसको हम नाम देते हैं हमारा डाटा सेट का। और वो डाटा सेट जो है वो टेक्सचुअल भी हो सकता है, इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, और वो वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में। जब मल्टीपल इंस्टेंसेस मिल जाएं एक ही डाटा के अंदर तो उसको हम डाटा सेट का नाम देते हैं। अब इसके अंदर हम बात कर रहे थे बैलेंस और अनबैलेंस डाटा की। अनबैलेंस डाटा सेट के अंदर क्या है जी, मेल के अंदर 100 हैं इंस्टेंसेस हैं और फीमेल के 200 हैं। मेल के 200 इंस्टेंसेस हैं और फीमेल के 100 इंस्टेंसेस हैं। ये अब अनबैलेंस डाटा है। बैलेंस डाटा क्या होगा, जब मेल के इंस्टेंसेस 150 हों और फीमेल के इंस्टेंसेस 150 हों तो उसको हम नाम देंगे बैलेंस डाटा सेट का। अब हम बात करेंगे जी लर्निंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं हमारे पास मशीन लर्निंग की। हमारे पास मशीन लर्निंग की 3 टाइप्स हैं वो अवेलेबल हैं। सुपरवाइज लर्निंग जिसको हम क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग जिसको हम क्लस्टरिंग का नाम देते हैं, और सेमी सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। जिसके अंदर हमारा ज़्यादा फोकस जो है इस कोर्स के अंदर अंडरग्रेड के अंदर हमारा सुपरवाइज लर्निंग के अंदर होगा, डाटा साइंसेस के अंदर, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है अनसुपरवाइज लर्निंग भी है वो थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इसको इंशाल्लाह आपको एक बेसिक आइडिया जो है वो दूंगा कि वो कैसे काम करती है क्लस्टरिंग की मगर हमारा ज़्यादा फोकस जो है डाटा साइंस के अंदर क्लासिफिकेशन जिसे सुपरवाइज लर्निंग का नाम देते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, इफ़ द ट्रेनिंग एग्जाम्पल हैव एसोसिएटेड आउटपुट वैल्यूज देन द लर्निंग सेटिंग इज कॉल्ड अ सुपरवाइज लर्निंग। अगर आपके ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ इनपुट के साथ आउटपुट वैल्यू एसोसिएटेड है तो इस लर्निंग को जब आप मशीन को लर्न करवाएंगे तो ऐसी लर्निंग को हम नाम देते हैं हमारा सुपरवाइज लर्निंग का या क्लासिफिकेशन का। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपका ट्रेनिंग डाटा भी एनोटेटेड होगा और टेस्ट डाटा जो है वो भी मस्ट बी एनोटेटेड जो है वो होना चाहिए क्लासिफिकेशन के अंदर। अब सुपरवाइज लर्निंग जो है उसे हम फर्दर जो है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एक है क्लासिफिकेशन और एक है रिग्रेशन में। क्लासिफिकेशन क्या है, इफ़ आउटपुट इज कैटेगोरिकल और डिस्क्रीट, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने ली थी जेंडर प्रेडिक्शन की, जेंडर आइडेंटिफिकेशन की, तो वो एक्सक्यूज मी जेंडर क्लासिफिकेशन की एग्जांपल थी। रिग्रेशन में क्या है, आउटपुट जो है हमारे पास न्यूमेरिक होगी या कॉन्टिन्यूस होगी। जैसे हाउस प्राइसेस जो हैं वो आपकी क्या है जी, वो कॉन्टिन्यूस हैं तो उसको हम रिग्रेशन का नाम। इन किस्म की हाउस प्रेडिक्शन के लिए अगर हम यूज़ करेंगे जिसके अंदर आपकी वैल्यूज जो है न्यूमेरिक हैं या कॉन्टिन्यूस हैं तो उसके रिग्रेशन जो है हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे जी सुपरवाइज लर्निंग के लिए एग्जांपल डाटा मैंने दिया हुआ, सेट ऑफ इनपुट वेक्टर्स हैं, इनपुट है और आउटपुट है। अब हमें ये देख के फ़ौरन पता चल रहा है कि हमारा नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो है इसके अंदर 10 हैं, 10 इंस्टेंसेस हैं हमारे पास और इसके 5 एट्रीब्यूट्स हैं और हर एग्जांपल के साथ आपकी आउटपुट जो है वो एसोसिएटेड है। इसलिए ये सुपरवाइज लर्निंग जो है हम करवाना चाह रहे हैं। जब भी डाटा एनोटेटेड होगा तो आप सुपरवाइज लर्निंग की बात करेंगे। ये आपकी सुपरवाइज लर्निंग है जब भी डाटा एनोटेटेड होगा। दूसरी है हमारे पास टाइप ऑफ लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसको हम क्लस्टरिंग का नाम भी दिए रहे हैं। अगर उसके साथ आउटपुट एसोसिएटेड ना हो एग्जांपल के साथ तो उसे हम अनसुपरवाइज लर्निंग करवाते हैं। If the training example do not have associated output values, then the learning setting is called an unsupervised learning. Clustering if the training example के अगर हम जो डाटा दे रहे हैं उसके साथ आपके आउटपुट लेवल जो हैं एसोसिएट ना हो तो उसे हम नाम देते हैं हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग या क्लस्टरिंग का नाम देते हैं। अब अनसुपरवाइज लर्निंग या क्लस्टरिंग जो है यूजफुल फॉर स्प्लिटिंग डाटा सेट इनटू पार्टीशंस। हम जो क्लस्टरिंग होती है वो क्लस्टर्स में पार्ट को डिवाइड कर देती है, ठीक है। यूजफुल होती है जब आप डाटा को आप
क्लस्टर करना देखना चाह रहे हैं कि ये डाटा जो है ये कौन कौन से किस किस क्लस्टर के साथ किस किस क्लस्टर के अंदर लाई कर रहा है, तो उसके लिए आप क्लस्टरिंग जो है वो यूज़ करेंगे। अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए आपका ट्रेनिंग डाटा मैंने बताया था कि अनएनोटेटेड होगा, मगर टेस्ट डाटा जो है वो मस्ट बी एनोटेटेड है होना चाहिए। तो ये अभी आपको इसकी रीज़न बताता हूँ कि टेस्ट डाटा जो है वो क्यों एनोटेटेड होना चाहिए आपका, ठीक है। सुपरवाइज के अंदर भी ट्रेनिंग टेस्टिंग दोनों एनोटेटेड थे, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपका ट्रेनिंग डाटा जो है वो लेबल्ड हो और जो आपका टेस्ट डाटा है वो अनएनोटेटेड ही होगा, सही। अब अनसुपरवाइज लर्निंग जो है वो उसकी थोड़ी सी एग्जांपल ले लें ताकि आप क्लस्टरिंग की समझ आ जाए क्लस्टरिंग क्या होती है। हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल्स हैं हमारे पास टेक्सचुअल डाटा की फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम एग्जांपल, अब हर डॉक्यूमेंट जो है हमारा वो एक इंस्टेंस है या एग्जांपल है। हमारे पास एक डाटा सेट है, उसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं इसके न्यूज़ आर्टिकल्स के, सही। अब उनके डिफरेंट जो हैं वो बन सकते हैं, क्लस्टर बन सकते हैं, ठीक है। क्लस्टर कैसे बन सकते हैं, उनके टेक्स्ट की कैटेगराइजेशन की बेसिस के ऊपर। जैसे अगर आप उसकी जर्नल्स देखें या उसकी टाइप्स देखें डाटा की न्यूज़ आर्टिकल की, या तो स्पोर्ट्स में होगी या शोबिज़ में होगी, रिलीजन में होगी, क्राइम में होगी, पॉलिटिक्स में वगैरह वगैरह में, या इनमें से लाई करेगी। अब वो आपका यहाँ पे लेट से के डॉक्यूमेंट्स के जो हमने न्यूज़ आर्टिकल के लिए थे ये 5 क्लस्टर जो हैं वो बन सकते हैं, सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब क्लस्टर कैसे बनते हैं, अब जो न्यूज़ टाइप के डॉक्यूमेंट होंगे अगर आप उनकी रीडिंग करें तो उनमें से आपको एक ही पैटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, मोरलेस वर्ड की, ठीक है, एग्जिस्टेंस, उनकी कोअक्रेंसेस डिफरेंट हमारे पास फिनोमेना। रिलीजन की बात करेंगे, क्राइम की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, तो उनमें ट्रेड की बात करें, उनमें सब एक ही पैटर्न जो है एग्जिस्ट करता है। अब वो ये चेक करता है कि जो डॉक्यूमेंट जो है जो किसी एक डॉक्यूमेंट से ज़्यादा मैच हो रहा हो तो वो उसको उसमें से उसके साथ उस क्लस्टर में से फेंक देता है उसे, ठीक है, क्योंकि वो यूक्लिडियन डिस्टेंस की बेसिस पे वर्ड को एक दूसरे डॉक्यूमेंट एक दूसरे के साथ चेक करता है। यूक्लिडियन डिस्टेंस की बेसिस पे अगर शोबिस का डॉक्यूमेंट होगा तो शोबिस के क्लस्टर में चला जाएगा। अब शोबिस का डॉक्यूमेंट जो है वो स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट से डिफरेंट होगा और वाइस वर्सा, और बाकी रिलीजन से, क्राइम, पॉलिटिक्स से भी डिफरेंट होगा, सही। तो इन बेसिस पे आपके डिस्टेंस जो हैं वो बन जाते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन वन क्लस्टर आर मोर सिमिलर टू वन अनदर, इसलिए लिखा हुआ कि आपको टेक्स्ट क्लस्टर एक क्लस्टर के अंदर जितने डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा मैच करते हैं, जबकि दूसरे क्लस्टर के डॉक्यूमेंट जो हैं वो एक दूसरे के क्लस्टर के डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट डिफरेंट है। अगर आप मेल और फीमेल को डिस्क्रिमिनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप मेल फीमेल को करना चाह रहे हैं तो आप देखिए मेल की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फीमेल की से बिल्कुल डिफरेंट होगी और फीमेल की मेल से डिफरेंट होंगी। तो इन बेसिस के ऊपर हम क्लस्टरिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं उसमें। दूसरी थर्ड है हमारे पास टाइप है मशीन लर्निंग की, वो है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। इफ सम ट्रेनिंग एग्जांपल हैव एसोसिएटेड आउटपुट वैल्यूज देन द ट्रेनिंग लर्निंग सेटिंग इज कॉल्ड अ सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। कुछ हमारे पास एग्जांपल जो हैं, जैसे पहले बताया सेमी एनोटेटेड डेटा है हमारे पास, तो उसके लिए जो हम मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, अप्लाई करेंगे तो उसे हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग का नाम देंगे, ठीक है। हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो मैंने बताया क्लासिफिकेशन या सुपरवाइज लर्निंग है, जिसमें आप डाटा जो है एनोटेटेड होगा तो उसके ऊपर हम सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। सेमी सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। अब सेमी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर भी बात करते हैं। सेमी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर एक्सक्यूज मी, ट्रेनिंग डाटा इज सेमी एनोटेटेड, टेस्ट डाटा मस्ट बी एनोटेटेड, ठीक है। अब मैं अगर आप पिछली स्लाइड रिवाइज करें तो यहाँ पे मैंने अनसुपरवाइज के अंदर भी कहा कि आपका टेस्ट डाटा जो है वो एनोटेटेड होना चाहिए, और सुपरवाइज के अंदर भी मैंने यही कहा कि आपका डाटा जो है वो एनोटेटेड होना चाहिए। अगर आप इसे खुद सोचें कि हमारा डाटा जो है वो क्यों एनोटेटेड, टेस्ट डाटा क्यों एनोटेटेड होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में सोचें कि आपका टेस्ट डाटा जो है, जबकि हम अनसुपरवाइज लर्निंग में कह रहे थे कि हमारा डाटा जो है वो लेबल नहीं होगा,
मगर टेस्ट डाटा हमारा क्यों लेबल्ड है। इसी तरह से सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम कह रहे हैं कि हमारा सेमी सुपरवाइज होगा, मगर टेस्ट डाटा हमारा एनोटेटेड होना चाहिए। क्यों, इसका खुद सोचें। इसकी रीज़न जो है, मैं आप थोड़ा सा पॉज करके खुद इसके सोचें ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है फील्ड की हो सके। यहाँ बता दूं कि टेस्ट डाटा इसलिए होना चाहिए ताकि जो हमने मॉडल जो है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम रन किए हैं उसकी जो आउटपुट आई है, अब आउटपुट का किसी चीज़ से कंपैरिजन भी तो करेंगे, और कंपैरिजन जो है वो किससे करेंगे, अगर अनलेबल्ड डाटा से, अनएनोटेटेड डाटा से करेंगे तो हम अपने सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो मेजर नहीं कर सकते। इसलिए आपका टेस्ट डाटा जो है वो सारे के सारे केसेस के अंदर आपका एनोटेटेड होना चाहिए, ताकि जो आपकी मशीन लर्निंग के रिजल्ट आए हैं एल्गोरिथम की बेसिस के ऊपर, उसे आपके रियल डाटा के साथ कंपैरिजन करके उसकी एफिशिएंसी जो है वो हम फाइंड आउट कर सकें। ये उसकी रीज़न है कि हमारा टेस्ट डाटा जो है वो क्यों एनोटेटेड होगा। अगर हम सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसको समझ करें आज के लेक्चर को, तो इसके अंदर हमने एक्यूरेट लर्निंग के लिए हमने 3 चीज़ों पे फोकस किया अभी तक। सही है, हम डाटा की बात कर रहे हैं। डाटा के लिए मैंने 3 चीज़ों के ऊपर एक्यूरेट लर्निंग के अंदर फोकस किया है। नंबर 1 मैंने कहा कि आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो होना चाहिए, राइट। नंबर 2 कहा कि आपकी हाई क्वालिटी डाटा होना चाहिए। हाई क्वालिटी का डाटा का मतलब क्या है कि आपका डाटा जो है वो सही तरह से एनोटेटेड हो। सही, अब मेल है तो उसे फीमेल ना किया हो, अगर कोई नेगेटिव है कमेंट्स हैं तो उसे पॉजिटिव ना किया हो, या वाइस वर्सा। अगर ऐसा डाटा होगा तो वो उसके रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं आएंगे। फिर मैंने बताया कि आपका डाटा जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड डाटा का मतलब क्या है कि हर क्लास के मेल के भी जितने डाटा सेट के अंदर इंस्टेंसेस हैं उतने ही फीमेल के लिए होने चाहिए। या पॉजिटिव नेगेटिव सेंटीमेंट एनालिसिस की बात है तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल के लिए सारे के सारे डाटा सेट के अंदर वैल्यू जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये गुड सिनेरियो में होंगी, लाजमी नहीं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमेशा जो है एग्जिस्ट करें। कई दफ़ा होगा हमारा डाटा जो है वो लार्ज होगा, हाई क्वालिटी का होना चाहिए, बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, पहले 2 जो हैं वो ज़रूरी हैं। डाटा काफ़ी हो, क्योंकि हमने बताया कि मशीन लर्निंग हम अडॉप्ट ही उस वक्त करेंगे और हमारे पास डॉक्यूमेंट ही 500 हैं, 5 डॉक्यूमेंट हैं, 20 हैं, 50 हैं, हम उसे मैनुअली बैठ के कर लेंगे, चेक कर लेंगे इसकी कमेंट्स पॉजिटिव है नेगेटिव है। या लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो, नंबर 1 मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट है। हाई क्वालिटी डाटा हो, एनोटेशन जो है सही हुई हो, सही है, और डाटा जो है हमारे पास क्या हो, बैलेंस डाटा होगा, तो हम कहेंगे कि हमारा मशीन लर्निंग जो है वो एक्यूरेट जो है वो लर्न कर सकेगी। इसलिए लिखा हो फॉर एनी लर्निंग सेटिंग टेस्ट डाटा मस्ट बी एनोटेटेड टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ मॉडल। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया टेस्ट डाटा क्यों हमारे पास एनोटेट होगा, ताकि हम उसके अंदर उसकी एफिशिएंसी जो है वो चेक कर सकें। सही, और अगला जो है हम मशीन लर्निंग के अंदर, इसी के अंदर हम डाटा साइंस के अंदर अब हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग की, तो हमारा कोर्स जो है वो डाटा साइंस ही है, मगर उसके अंदर हम मशीन लर्निंग के हमने टाइप्स देखी। अब मशीन लर्निंग के फेजेस जो हैं वो हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग के फेजेस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। मशीन लर्निंग के हमारे पास 3 फेजेस हैं हमारे पास। ठीक है, ट्रेनिंग है, टेस्टिंग है एंड एप्लीकेशन। ट्रेनिंग फेज़ में क्या हो, सबसे पहले इस बात करने से पहले हम डाटा स्प्लिट की बात कर रहे हैं। मैंने कहा डाटा जो है बैलेंस होना चाहिए। अब लाजमी नहीं कि हमारा डाटा जो है हमेशा बैलेंस ही हो, सही। अब उसके लिए क्या है, डाटा को स्प्लिट करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग मॉडल के लिए, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के लिए। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के लिए ट्रेनिंग टेस्टिंग डाटा के लिए हमारे पास डाटा चाहिए, और डाटा को हमने स्प्लिट करना है। ठीक है, जो अवेलेबल डाटा है उसको स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में, जिसको हम ट्रेनिंग डाटा को हम ट्रेन डाटा कहेंगे, ये ट्रेनिंग सेट का नाम भी देते हैं, टेस्ट डाटा को टेस्ट डाटा या टेस्ट सेट भी हम कह सकते हैं। स्टैंडर्ड अप्रोच जो आपकी रिसर्चर्स ने, मशीन लर्निंग की रिसर्चर ने वो स्टैंडर्ड जो फॉलो करते हैं वो है, उसको हम नाम दें स्टैंडर्ड अप्रोच। उसमें क्या है
कि आप ट्रेनिंग के लिए 2/3 डाटा लें और टेस्टिंग के लिए 1/3 डाटा लें, ठीक है। मगर एक चीज़ ख्याल रखनी है ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट करते हुए कि जो आपका ट्रेनिंग का डाटा है वो टेस्टिंग के अंदर ना हो, जो टेस्टिंग का डाटा है वो ट्रेनिंग डाटा के अंदर ना हो, ताकि आपको मशीन की सही तरह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो आप एवेलुएट कर सकें। अगर आपने टेस्ट डाटा भी ट्रेनिंग के अंदर दे दिया तो वो एग्जांपल से तो ऑलरेडी हो चुका था, फिर वो अनसीन एग्जांपल के ऊपर आपके रिज़ल्ट जो हैं वो सही नहीं आएंगे। इसलिए आपने या वाइस वर्सा इसी तरह से आपने हमेशा से ये अप्रोच जो है वो फॉलो करेंगे। यूजुअली फॉलो करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर 2/3 जो है वो डाटा सेट जो है ट्रेनिंग और 1/3 इज़ फॉर टेस्टिंग। अब अप्रोचेज जो हैं डाटा स्प्लिट करने के लिए हम दो अप्रोचेज जो हैं वो यूज़ करते हैं, रैंडम स्प्लिट या क्लास बैलेंस स्प्लिट। इनके बारे में हम देखते हैं कि क्या होती हैं। जेंडर आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, बैलेंस डाटा है हमारे पास। अब डाटा सेट के बाद हम डाटा सेट के अंदर हमारे 600 इंस्टेंसेस हैं, 300 मेल की हैं और 300 ही फीमेल की हैं हमारे पास। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट रेशो को हम 67 और 33 में डिवाइड कर रहे हैं। मैंने कहा था 2, 3 और 1/3, 2/3 और 1/3 इस 67 और 33, इसमें हम ट्रेन टेस्ट रेशो को स्प्लिट कर दिया। जब हम रैंडम स्प्लिट की बात करेंगे, दो टाइप्स हैं हमारे पास। रैंडम स्प्लिट के अंदर हमारे पास ट्रेनिंग के 400 इंस्टेंसेस हैं, ठीक है, विच इज़ 67% ऑफ योर एंटायर डाटा सेट। एंड फॉर टेस्ट डाटा देयर आर 200 इंस्टेंसेस विच इज़ 33% ऑफ योर एंटायर डाटा सेट। अब ये रूल हमने फॉलो कर लिया। अब रैंडम स्प्लिट के अंदर क्या है, मेल के अंदर हम रैंडमली कोई भी ले सकते हैं। मेल के अंदर 250 है, फीमेल के अंदर 150 है, ठीक है। ये मेल के अंदर 150 है और ये फीमेल जो है इसके अंदर जो है वो भी इतने ही हैं, सही। क्लास बैलेंस स्प्लिट के अंदर क्या है, उसी ट्रेन टेस्ट को हमने 67-33 में डिवाइड कर लिया। अब बैलेंस क्या कह रहा है, मेल के अंदर भी 200 है, फीमेल के अंदर भी 200 है। टेस्ट के अंदर मेल के 100 हैं और फीमेल। ये हमारी आइडियल सिचुएशन है कि जब हमारे पास डाटा जो है वो बैलेंस्ड हो। जब हमारे पास डाटा जो है वो अनबैलेंस्ड है तो क्या करें। सपोज करते हैं हमारे पास 900 इंस्टेंसेस हैं, 600 मेल के हैं और फीमेल के 300 हैं। ट्रेन टेस्ट को हमने डिवाइड कर लिया तो 600 और 300 में आ गया, सही। अब मेल के इसके 500 एरिए, फीमेल के 100 एरिए। टेस्ट सेट के अंदर भी इसके मेल के 100 एरिए, फीमेल के 200 एरिए। क्लास बैलेंस के अंदर ट्रेन टेस्ट की रेशियो 67, 33% और मेल फीमेल की रेशियो जो है, अब यहाँ पे अनबैलेंस्ड है तो जितने मेल के इंस्टेंसेस हैं टोटल डाटा सेट में से उतने ही यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर मेल के होने चाहिए और जितनी रेशियो के साथ फीमेल के हैं वो यहाँ पे 67, ये भी यूजुअली 67-33 ही बन रहा है। टेस्ट डाटा के अंदर मेल की जो रेशियो मेल की आ रही है उसका 33% होना चाहिए और उस तरह से उसका फीमेल का जितनी रेशियो बन रही है उसी रेशियो के साथ क्लास बैलेंस रेशियो के अंदर हम इसे स्प्लिट कर देंगे। डाटा स्प्लिट इट इज़ स्टैंडर्ड। मैंने आपको बताया कि ये स्टैंडर्ड है कि हम स्प्लिट करें ट्रेन टेस्ट रेशियो को 67-33 के करते हुए और क्लास बैलेंस स्प्लिट अप्रोच को यूज़ करते हुए। मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास फेजेस जो हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग डाटा और ट्रेनिंग एग्जाम, सही। ट्रेनिंग फेज़ के अंदर मैंने बताया था कि हम बात कर रहे थे मशीन लर्निंग के कौन कौन से फेजेस हैं। तो सबसे पहले ट्रेनिंग फेज़ आया। ट्रेनिंग फेज़ के अंदर आपकी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम जो हैं वो प्रॉब्लम को लर्न करते हैं आपके ट्रेनिंग डाटा के साथ की मदद से। जिस तरह मैंने बताया शुरू में इंडक्टिव लर्निंग की बात की थी कि आप बार को 1 टाइम पहन रहे हैं एंड देन 50 टाइम देन 100 टाइम, सही। वो डाउनवर्ड ही आ रहा था तो आपने बताया कि आप वो लर्निंग कैसे कर रहे थे ट्रेनिंग डाटा की। वो हमारी एग्जांपल थी। एग्जांपल क्या है, ट्रेनिंग है। The output of the training phase is machine learning model which you can then use to make a prediction. ट्रेनिंग फेज के अंदर दरमियान मशीन लर्निंग जो है एक मॉडल जो है वो बनाता है, सही। और मॉडल जो है वो फर्दर प्रेडिक्शन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। टेस्टिंग फेज के अंदर क्या होता है कि आपने
जो टेस्ट डाटा मैंने कहा था आपको एनोटेटेड होना चाहिए। अब आपने जो प्रेडिक्शन की है उसके रिजल्ट आए हैं आपके मशीन लर्निंग के साथ, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम के साथ, उसको आप एवेलुएट करें कि इस मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम के रिजल्ट जो हैं वो कितने आ रहे हैं। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ मॉडल इज एवेलुएटेड ऑन द टेस्ट डाटा यूजिंग द एवेलुएशन मेजर। उसके लिए हम एवेलुएशन मेजर यूज़ करेंगे टेस्टिंग फेज के दरमियान। एवेलुएशन मेजर जो है वो डिफरेंट हैं। जो स्टैंडर्ड एवेलुएशन मेजर्स हैं एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, रिकॉल है, F1 है, डिफरेंट RMSE, MSE, रूट मीन स्क्वायर, ये सारी की सारी वैल्यूएशन मेजर जो हैं इनकी वजह से हम टेस्टिंग के दरमियान अपने एनोटेटेड डाटा के साथ अपनी मशीन के लर्निंग के मॉडल जो हैं वो कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं कि उसकी एक्यूरेसी जो है, उसके रिजल्ट जो है, परफॉर्मेंस जो है वो क्या आ रही है। अब याद करें फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कहा था डाटा इज इक्वल टू मॉडल प्लस एरर, शायद आपको याद है। सिंपल सी क्वेश्चन बताई थी मैंने आपको कि डाटा जो है वो क्या है, आपका मॉडल है और एरर है। ट्रेनिंग फेसेस के दरमियान हम मॉडल जो है वो बनाते हैं। ठीक है, डाटा की मदद से, ट्रेनिंग डाटा इसलिए कहा डाटा है, ट्रेनिंग डाटा की मदद से हमने मॉडल बना लिया। अब एरर टेस्टिंग फेज के दरमियान एरर इन द मॉडल को चेक करते हैं टेस्टिंग डाटा के साथ। ठीक है, टेस्टिंग फेज चेक द एरर इन द मॉडल यूजिंग द टेस्ट डाटा, इसलिए लिखा हुआ डाटा इज इक्वल टू मॉडल प्लस एरर। डाटा ही से आप मॉडल बनाते हैं और उसी की मदद से उसकी एरर जो है वो चेक करते हैं, इसलिए मैंने लिखा था कि डाटा इज इक्वल टू मॉडल प्लस एरर। सही, ये इक्वेशन जो है कोई भी आपसे पूछे कि मशीन लर्निंग क्या है तो आप बड़े सिंपल तरीके से उसे बता सकते हैं कि मशीन लर्निंग इज इक्वल टू डाटा इज इक्वल टू मॉडल प्लस एरर। ठीक है, मॉडल क्या है, तो ट्रेनिंग के दरमियान हम जो ट्रेनिंग एग्जाम्पल से जो एल्गोरिदम की मदद से हम कोई चीज़ नहीं लर्न कर रहे हैं उसको हम मॉडल का नाम देंगे। और टेस्टिंग फेज के दरमियान जब कोई एरर आ रहा है तो उसको हम एरर चेक करते हैं, तो उसे हम टेस्टिंग फेज के दरमियान हम एरर जो है वो चेक करते हैं, मगर ये सारी की सारी चीज़ें इनपुट और डाटा से ही हमारे पास आती हैं। सही, एप्लीकेशन फेज़ है हमारे पास। अब हमने क्या किया, जो ट्रेन मॉडल तो हमने चेक कर लिया कि अपनी सारी की सारी हमने ट्रेन कर लिया, फिर टेस्ट भी कर लिया। टेस्टिंग के बाद हमने चेक कर लिया और कहा कि जो मॉडल जो था हमने डिप्लाई किया है, जो हमने चेक किया है वो सही है। अब उस मॉडल को डिप्लाई करो रियल वर्ल्ड में। हमारी मशीन लर्निंग की एजम्पशन है रिसर्चर्स की कि अगर आपकी उसके रिजल्ट जो हैं 80% आ रहे हैं, एक्यूरेट आ रहे हैं, ठीक है, एक्यूरेसी एक्यूरेट आ रहे हैं लार्ज टेस्ट डाटा के ऊपर, तो उसे आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए डिप्लाई कर दो। और यही एजम्पशन है कि वो अनसीन डाटा के ऊपर, अब अनसीन डाटा क्या है, जो एक नई इंस्टेंस जो है वो करवा, हमने मेल और फीमेल के लिए सारे के सारे बता दें, मेल ऐसा होता है, फीमेल होता है। अब उसे जब रियल टाइम के ऊपर डिप्लाई कर दिया तो हमने चेक किया कि इसके रिज़ल्ट जो हैं वो सही आते हैं कि नहीं आते। किसी भी नई एग्जाम्पल के ऊपर जो पहले से ना हमने ट्रेनिंग में यूज़ की थी ना टेस्टिंग के दरमियान यूज़ की थी, उसको हम अनसीन डाटा कहेंगे और उसकी भी हम रिज़ल्ट जो हैं वो चेक करेंगे एप्लीकेशन फेज के दरमियान। हम जो कहते हैं कि अगर वो एक्यूरेट मॉडल जो है 80% एक्यूरेट है तो उसकी रिज़ल्ट जो है बाकियों के लिए भी सही होंगे अनसीन डाटा के लिए। असम्पशन है मशीन लर्निंग की, इफ़ अ ट्रेन मॉडल परफॉर्म वेल ऑन अ लार्ज टेस्ट डाटा सेट इट विल परफॉर्म वेल ऑन अ रियल टाइम। सही, अगर आपने डाटा लार्ज है, बैलेंस डाटा है, हाई क्वालिटी का डाटा है, क्लास बैलेंस डाटा है और आपका रिजल्ट 80% आ गया, तो एग्जम्पशन है हमारी, लाजमी की एग्जम्पशन हर दफ़ा सही हो। ठीक है, मोस्टली आपकी ट्रेनिंग मॉडल अगर लार्ज डाटा के ऊपर सही परफॉर्म कर रहा है तो वो रियल टाइम डाटा के ऊपर भी सही ही परफॉर्म करेगा। अब है मशीन लर्निंग के अंदर फेजेस हैं, अगर इसको समराइज किया जाए इस लेक्चर को, तो मशीन लर्निंग मॉडल लर्न फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डाटा या ट्रेनिंग डाटा सो दैट इट कैन मेक प्रेडिक्शन ऑन द न्यू अनसीन डाटा। परफॉर्मेंस ऑफ अ ट्रेन मॉडल इज एवेलुएटेड ऑन द टेस्ट डाटा यूजिंग द एवेलुएशन मेजर। ट्रेनिंग टेस्टिंग हो गया और फिर एप्लीकेशन। इफ अ ट्रेन मॉडल परफॉर्म वेल ऑन द लास्ट टेस्ट डाटा इट इज़ लाइकली टू परफॉर्म वेल इन द एप्लीकेशन फेज। ठीक है, ये ट्रेनिंग फेज आ गया हमारे पास, हमने मॉडल लर्न किया, यहाँ पे हमने एरर लर्न कर लिए और फिर हमने कहा कि अगर इसके रिजल्ट जो है वो 80% एक्यूरेट हैं तो वो लास्ट डाटा के ऊपर वो सही सारे के सारे रिजल्ट जो है वो
सही ही रिटर्न करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।